Hello students, today we are going to discuss how to prepare the income and expenditure account for not-for-profit organization. So please keep watching my channel guys. So we are going to discuss step in the preparation of income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, आगे देखते हैं. नंबर 1, परस्यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थ्रोटली. मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पहले ढंग से चेक करना पड़ेगा. नंबर 2, एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नॉट एन इनकम. देखो, कैश और बैंक का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होते हैं हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये बैलेंसेस होते हैं, हमारी इनकम नहीं है. तो बैलेंसेस है तो इनको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, नहीं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. ओके, तो हमें इसको एक्सक्लूड करना है जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे. नंबर 3, exclude the capital receipt and capital payment as these are to be shown in balance sheet. अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कोई कैपिटल रिसिप्ट है या कोई कैपिटल पेमेंट है तो हमें उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम इग्नोर करना है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाएंगी. अब बात करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट होते क्या. पहले बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट के लिए. रिसिप्ट यानी किसी एसेट को बेच के आप रिसीव कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को बेच के आप रिसीव कर रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा है जिसे आपको रिसीव हुआ है, या आपने कोई लोन लिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होती है. पेमेंट की बात करें, पेमेंट्स में आते हैं जैसे आपने कोई फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट खरीदा तो पेमेंट किया, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा उसके लिए पेमेंट किया, आपने बुक्स वगैरह खरीदी. अगर मेरी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी का क्लब चलाता हूँ मैं, और मैं बुक्स वगैरह परचेस करता हूँ, तो ये मेरी असेट्स में अकाउंट होगी और इनको मैं खरीदता हूँ तो ये मेरे कैपिटल पेमेंट्स कहलाएंगे. या मैं बैंक लोन पेमेंट कर देता हूँ तो ये कैपिटल पेमेंट और ये कैपिटल रिसिप्ट्स होती है सारी, जो अपन ने डिस्कस करी. ये एज ए एसेट और एज ए लाइबिलिटीज होती है. तो ये जो चीज़ें ये बैलेंस शीट में शो की जाती है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब इनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, इनको हम काम में नहीं लेंगे. नंबर 4, consider only the revenue receipt. Sum of receipts need to be adjusted by excluding the amount relating to the preceding and the succeeding period and including the amount relating to the current year not yet received. Means कुछ रिसिप्ट ऐसी होती है जिनके अंदर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, या क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि उसमें जो अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट प्रीसीडिंग यानी पिछले साल का और कुछ अमाउंट सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट ईयर का इंक्लूडेड होता है. तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स को ही ले सकते हैं. तो अगर कोई उसमें अमाउंट लास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर के लिए एडिड है तो हमें उसे हटाना होगा. और अगर करंट ईयर का कोई अमाउंट रिसीव होना बाकी है यानी आउटस्टैंडिंग है तो वो हमें उसमें जोड़ना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए. नंबर 5, take the revenue expenses with due adjustments as per the additional information providing relating to the amount received in advance and those not yet received. Means रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है उनके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें एडलेस करना होगा. अगर कोई अमाउंट एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में हमने एडवांस में पे कर रखा है तो हमें उसे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने समझा था कि सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स पे हम ले सकते हैं. तो अगर आपने किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में कर दिया है तो वो करंट ईयर के लिए नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो हमें उसको उसमें से हटाना होगा. और अगर कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जो कि आउटस्टैंडिंग है तो उसको हमें जोड़ना होगा. नंबर 6, consider the following item not appearing in the receipt and payment account that need to be taken into account for determining the surplus and defect for the current year, like depreciation on fixed asset, provision for doubtful debt, profit or loss on sale of fixed asset. जो क्या होता है, ये ऐसा आइटम है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखे हुए नहीं होते, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमारा सरप्लस या डिफेक्ट यानी प्रॉफिट या लॉस, मीन्स इसको बोला जा सकता है घाटा या नुकसान, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इन एक्सपेंसेस को जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस कहलाते हैं या लॉसेस कहलाते हैं, इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा. अब इन सब स्टेप्स की हेल्प से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे. एक एग्जांपल है जिसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 2015 के लिए, और हमें इसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. तो ये सारी चीज़ें दी गई है.
अब हम इसका सोल्यूशन इसके राइट साइड में एक फॉर्मेट बना के कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। देखो फॉर्मेट इसका इस तरीके का होता है। अब हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट था कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ढंग से परस्यू कर लो, यानी क्या क्या पॉइंट है उन सबको देख लो। हमने देख लिया। नंबर 1 हमें बैलेंसेस गिवन है, बैलेंस वीडी बैंक का और बैलेंस ईडी कैश और बैंक का दिया हुआ है। अभी बैलेंसेस है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो बैलेंसेस होते हैं उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए एक्सक्लूड किया जाता है। मींस इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो कर सकते, ये बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, जो कि अब अभी नहीं बना रहे हैं। बैलेंसेस के बाद में नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। आप देख सकते हो 2013-14, 14-15, 15-16 3 ईयर्स के लिए हमें टोटल 12,000 का जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। ये करंट ईयर में रिसीव हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन एक्रूड ₹400। देखो हमने जब ये स्टेप सीखी थी तब हमने देखा था कि कोई अगर आपके पास में रेवेन्यू रिसिप्ट है तो हमें सिर्फ करंट ईयर की को लेना होता है, प्रोसीडिंग या सक्सीडिंग ईयर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जो करंट ईयर का फिगर है सब्सक्रिप्शन का वो है 10,000 और इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्रूड यानी हो गया आउटस्टैंडिंग, यानी इस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है ₹400 का और हमें ₹10,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। तो करंट ईयर का जो टोटल सब्सक्रिप्शन बनता है वो बनता है 10,400, जिसको हम हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इस तरीके से शो कर देंगे। अब रिसिप्ट साइड में जो नेक्स्ट आइटम है वो है डोनेशन और हॉल रेंट। ये दोनों की दोनों हमारी जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है और इनके रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। और ये दोनों की दोनों जो हमारी रिसिप्ट है ये बेसिकली इनकम है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इस तरीके से शो कर देंगे। अब रिसिप्ट साइड में जो नेक्स्ट आइटम है वो है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450 और एडिशन इन्फॉर्मेशन में गिवन है बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल 150। देखो इसका मतलब ये है कि बैंक में जो हमारा पैसा डिपॉजिट है उसमें 450 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट हमें रिसीव हो गया है, जो कि हमने रिसीव अकाउंट में शो कर दिया। बट 150 रुपीज़ जो है वो रिसीवेबल यानी अभी रिसीव होना बाकी है। मीन्स करंट ईयर का जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो 450 + 150 यानी 600 रुपीज़ है। टोटल हमें 600 रुपीज़ रिसीव होना था बट अभी सिर्फ बैंक से 450 रिसीव हुआ है, 150 रिसीव होना बाकी है। बट जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमें पूरे ईयर का लिखना होता है, जो भी एक्सपेंसेस है या रिसिप्ट है, तो हम उसको जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे तो इनकम साइड में इस तरीके से शो किया जाएगा ऐड करके। नेक्स्ट आइटम जो है वो है एंट्रेंस फीस, जो कि है 500 और एडिशन इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो कैसे कह रहा है, एंट्रेंस फीस जो है उसका 50% आपको कैपिटलाइज करना है, कैपिटल नेचर का मानना है और जैसे हम उसको कैपिटल नेचर का मानेंगे वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। बाकी का 50% जो है वो हमें रेवेन्यू नेचर का मानना है और रेवेन्यू नेचर का मानते हुए इसको इनकम साइड में ट्रांसफर कर देंगे, उसका जो 50% पोर्शन है वो। अब पेमेंट साइड में जो पहला आइटम है वो है परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन 1 जुलाई और इन्फॉर्मेशन में गिवन है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। देखो हमने फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर परचेस करना है, कैपिटल नेचर का पेमेंट होता है, इसको बैलेंस शीट में लिया जाता है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको नहीं लेंगे। बट इसमें जो डेप्रिसिएशन लग रहा है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए कंसिडर किया जाएगा, काम में लिया जाएगा। अब हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फर्नीचर पे हमें पर्टिकुलर डेट दे रखी है कि 1 जुलाई को हमने परचेस किया है, तो जो रेट है वो है 10%। तो जुलाई से लेके मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि 9 मंथ्स होते हैं। तो जो अपना जो फर्नीचर है इसका जो फिगर है ये है 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ के ऊपर अपन 10% के अकॉर्डिंग 9 मंथ्स का जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 375 रुपये, 375। इसको हम एक्सपेंसिव साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड के अंदर इस तरीके से शो कर देंगे फर्नीचर के नाम से। नेक्स्ट आइटम है सैलरीज 2,000 रुपीज़ और एडिशन इन्फॉर्मेशन में गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,500। इसका मतलब ये है कि हमने जो है वो 2,000 की सैलरी पे कर दी और 1,500 रुपये की सैलरी पे करना बाकी है। मीन्स करंट ईयर की जो टोटल सैलरी बनती है वो बनती है 3,500 रुपये, बट क्योंकि हमने सिर्फ 2,000 ही पे किया था इसलिए रिसिप्ट अकाउंट में 2,000 रुपये दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 1,500 रुपये बाकी है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें टोटल यानी कंप्लीट ईयर के खर्चे जो हैं यानी सैलरी जो है उसको दिखाना होगा, यानी 3,500 रुपये उसको इस तरीके से हम जोड़ के शो करेंगे। वो है टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। इन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी इनमें कुछ ऐड या लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनको एज इट इज़ हम हमारे एक्सपेंडिचर साइड में इस तरीके से शो कर देंगे। अब नेक्स्ट पेमेंट है परचेस ऑफ बुक। देखो अपन ने जब स्ट्रेस में पढ़ा था कि आप जब बुक परचेस करते हो तो वो कैपिटल नेचर का पेमेंट होता है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो हम ये जो परचेस बुक है इसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आइटम है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 900 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि ये जो एक्सपेंसेस है ये आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़ से, मीन्स 900 रुपये का पेमेंट हम कर चुके हैं और 500 रुपये का पेमेंट करना अभी बाकी है, यानी टोटल जो है वो 1400 का पेमेंट हमें करना था, बट 900 का हमने किया है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम हम टोटल एक्सपेंसेस को लिखते हैं वेदर दे आर पेड और नॉट। तो हम इसको जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे तो जोड़ के इस तरीके से शो कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पेमेंट जो है वो है परचेस ऑफ 5% गवर्नमेंट पेपर्स ऑन 1 अक्टूबर 2014। जैसा कि अपन ने स्टेप्स में पढ़ा था कि आप अगर कोई गवर्नमेंट पेपर या बॉन्ड्स परचेस करते हो तो वो कैपिटल नेचर का पेमेंट होता है, जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाने के लिए कंसिडर नहीं कर सकते हो। बट ये जो गवर्नमेंट पेपर है इन पे 5% की रेट दी हुई और एक डेट दे रखी है, तो इनका फिर क्या यूज़ है? तो क्या होता है जब हम किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और हमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई रेट अगर हमें गिवन है, मींस के जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें इतना परसेंट एज ए रिजल्ट हमें मिलेगा, एज ए रिटर्न हमें मिलेगा। तो वो जो रिटर्न होता है वो हमारी इनकम होती है, जिसको हम इनकम साइड में इस तरीके से कैलकुलेट करके 8000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, 5% की रेट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स का जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो होता है 200 रुपीज़, जिसको हम जो है इनकम साइड में इस तरीके से शो कर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो कि है 600 रुपीज़ के, और इसके रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंडिचर साइड में इस तरीके से शो कर देंगे। अब हम सारी इन्फॉर्मेशन को काम में ले चुके हैं, तो अब हम एक्सपेंडिचर और इनकम साइड का टोटल करेंगे और हमें पता चला कि जो एक्सपेंसेस है वो है 6925 और इनकम है 14250। आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। इनकम ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, तो जो डिफरेंस निकलता है उसको सरप्लस कहा जाता है, जो कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है, जिसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। और इसको फिगर हम कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। 14250 जो है उसमें से 6925 लेस करेंगे, 7325 का फिगर हमें फाइंड आउट होगा। इसे एज ए सरप्लस हम लिख के और दोनों साइडों का टोटल कर देंगे। यहाँ पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।